मैंने अचानक लिन मुलान को बचा लिया, जो कि अगवा हुई एक रईस वारिस थी। एहसान चुकाने के लिए लिन परिवार की दादी ने मुझे दो रास्ते दिए। या तो उनकी सबसे प्यारी पोती लिन मुलान से शादी करूं या 10 करोड़ युआन का छोटा सा इनाम ले लूं। मैंने बिना सोचे पैसे चुने और फौरन विदेश जाने वाली सबसे तेज फ्लाइट बुक कर ली। मैं बस जल्द से जल्द उस रईस लिन मुलान से दूर भागना चाहता था जिसे मैंने बचाया था, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में लिन मुलान को बचाने के बाद मैंने दिन में 5 नौकरियां की और बड़ी मेहनत से उसे एक लाडली राजकुमारी की तरह पाला। लेकिन वापस मिलने के बाद उसने किसी को भी उस कड़वी याद का जिक्र करने तक की इजाजत नहीं दी। ये देखते हुए कि मैंने लिन परिवार पर बड़ा एहसान किया है, दादी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बेवकूफी में कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और जिंदगी भर उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। पर मैं ये नहीं जानता था कि लिन परिवार में वापस आने वाले दिन से ही लिन मुलान को बीजिंग के मशहूर शहजादे जी बाई यांग से प्यार हो गया था। शादी के बाद वो मुझसे बेरुखी से पेश आती और जब भी मेरा हाथ छूती तो उसे धोने के लिए तुरंत बाथरूम भाग जाती थी। बाद में वो गर्भवती हो गई। अपने प्रेमी को बदनामी से बचाने और उसके साथ रहने के लिए उसने खुद अपने हाथों से मुझे खाई से नीचे धकेल दिया। मरने से पहले वो अपनी हिल्स में खून के पास आई और ताना मारा, गुच्ची, तुम गरीबी की बदबू से भरे एक कंगाल इंसान हो। क्या तुम लिन मुलान के पति बनने के लायक भी हो? मेरी पहली पसंद हमेशा से यांग ही रहेगा और तुम जैसे तो कोई भी हो सकते हैं। जब दोबारा मेरी आंखें खुली, मैं उसी दिन में वापस आ गया था जब बूढ़ी मिसेज लिन ने मुझसे इनाम मांगा था। इस बार मैंने अपनी उम्मीदें छोड़ दी और मुलान की तरफ देखा तक नहीं। मुझे कुछ नकद चाहिए और साथ ही अमेरिका का एक हवाई टिकट, सिर्फ कुछ पैसे। गुशा, क्या तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो? लिन मुलान की वो तीखी आवाज लिन परिवार के उस आलीशान विला की खामोशी को चीर गई। वो हाथ बांधकर उस कीमती चमड़े के सोफे पर बैठी थी। जिन आंखों में कभी मेरे लिए प्यार था, अब उनमें सिर्फ नफरत और हिकारत थी। उसे लौटे 3 दिन भी नहीं हुए थे और वो मामूली कपड़े जिन्हें मैंने अपनी बचत से खरीदा था, अब चैनल के महंगे सूट में बदल चुके थे। उसके गले का वो चमकता हुआ हीरों का हार चीख चीख कर हमारी हैसियत के अंतर को बता रहा था। बूढ़ी मिसेज लिन मुख्य कुर्सी पर बैठी थी और उनके हाथों में चंदन की माला थी। उनकी तेज आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे किसी बेकार चीज की कीमत लगा रही हों। मिस्टर गू, आप अपनी बात सीधे कहें, उसकी बातों पर ध्यान न दें। तभी लिन मुलान के पीछे से सफेद सूट पहने एक आदमी बाहर आया। ये जी बाई यांग है, जो बीजिंग के रईस खानदानों का जाना माना नाम है। वो लिन मुलान के पास बैठ गया और बड़े हक से उसका हाथ थाम लिया। लिन मुलान पीछे नहीं हटी, बल्कि शर्माते हुए उसके और करीब हो गई। जी बाई यांग ने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। मिस्टर गू ने मुलान को बचाया है, तो जाहिर है कि वो इसके बदले में कुछ मुआवजा जरूर चाहेंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर गू की भूख आखिर कितनी बड़ी है। उसने जानबूझकर भूख शब्द पर जोर दिया था। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ दिखावे का रहम और तिरस्कार था। मैंने शांति से उन तीनों को देखा। उस खाई से गिरने का खौफनाक दर्द और टूटकर बिखर जाने का एहसास आज भी मेरी रगों में जिंदा था। लिन मुलान के वो शब्द कि तुम जैसा गरीब मेरे पति बनने के काबिल कैसे हो सकता है, आज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने खुद को हकीकत में वापस खींचा। जी बाई यांग को नजरअंदाज करते हुए मैंने सीधे बूढ़ी मालकिन की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज एकदम सपाट थी, जैसे मैं आज के मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लिन मुलान जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। 10 मिलियन? गुशा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दिन में 4 नौकरियां करते हो, होटल में बर्तन धोते हो और मजदूरी करते हो। मर मर के काम करके भी तुम महीने का कितना कमा लेते हो, और अब तुम 10 मिलियन मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि लिन परिवार का पैसा पेड़ों पर उगता है? उसकी आंखों की नफरत अब साफ झलक रही थी। मैं जानती थी तुमने मुझे किसी हमदर्दी की वजह से नहीं बचाया था। तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। तुमने शरीफ बनने का नाटक किया, पर असल में तुम बस मोटी रकम ऐंठना चाहते थे, है ना? तभी जी बाई ने लिन को रोका। उसने मुलान की कलाई पकड़ी और उसे दिलासा देने लगा। मुलान, तुम नाराज मत हो। गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब करना ठीक नहीं है। वो मेरी तरफ मुड़ा और माथे पर बल डालकर दुख जताने का नाटक करने लगा। मिस्टर गू, मुझे लगा था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, पर नहीं पता था कि आप इतने लालची निकलेंगे। 10 मिलियन लिन परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप जैसे मामूली इंसान को अचानक इतना पैसा मिल जाए तो वो भटक सकता है। मेरी सलाह है कि आप जमीन पर रहें, एक आध लाख रुपए लें और जाकर अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें। क्या वो बेहतर नहीं होगा? उसका हर शब्द ऐसा था जैसे वो मेरा भला चाहता हो, पर असल में वो मेरे लालच और मेरी औकात का मजाक उड़ा रहा था।
जी बाई यांग का वो पाखंडी चेहरा देखकर मुझे लगा कि पिछले जन्म में मैं कितना बेवकूफ था जो ऐसे घटिया इंसान से हार गया। मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सीधा बूढ़ी मालकिन की तरफ देखा। मिसेज लिन, क्या आपकी पोती की जान की कीमत 10 मिलियन भी नहीं है? बूढ़ी दादी के हाथ रुक गए और उनकी आंखों में एक सख्त चमक दिखाई दी। लिन परिवार इस शहर का सबसे प्रतिष्ठित और अमीर खानदान है। अगर बाहर ये बात फैली कि उनकी बेटी की जान बचाने वाले को सिर्फ एक आध लाख देकर टाल दिया गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, 10 मिलियन मैं तुम्हें दूंगी। उनकी आवाज में एक भारीपन और हुक्म था जिससे कोई टाल नहीं सकता था। दादी लिन मुलान घबरा गई और पैर पटकने लगी। आप इसकी इतनी बेतुकी मांग कैसे मान सकती हैं? इस जैसे कंगाल आदमी को क्या पता कि इतने पैसों का क्या करना है। दादी ने हाथ उठाकर मुलान को चुप करा दिया। वो मुझे घूरने लगी और उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। गुची, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, पर ये पैसे लेने के बाद तुम्हें एक समझौते पर दस्तखत करने होंगे। आज के बाद तुम कभी किसी से ये जिक्र नहीं करोगे कि तुमने मुलान को बचाया था, और न ही तुम कभी दोबारा मुलान या लिन परिवार के सामने किसी भी बहाने से आओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सर हिला दिया। बिल्कुल, मैं तो आपसे भी ज्यादा यही चाहता हूँ कि इस जन्म में हमारा दोबारा सामना न हो। लिन मुलान सन्न रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसे लगा था कि मैं उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाऊंगा और बेशर्मों की तरह उसे चिपका रहूंगा। गुची, नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे लेकर तुम्हारी गंदी नाली जैसी नीच औकात की बदबू मिट जाएगी? मेरी नजरों में तुम हमेशा एक गिरे हुए गरीब ही रहोगे। तभी जी बाई यांग ने अपनी जीत की खुशी में बात काटी। मिस्टर गू, मुलान की बातें कड़वी जरूर हैं पर सच हैं। अपनी हैसियत से बाहर कदम मत बढ़ाओ। पैसे लो और वापस अपनी उसी कीचड़ भरी दुनिया में चले जाओ। मैं उन्हें एक सुर में गाते हुए देख रहा था और मुझे उन पर हंसी आ रही थी। पैसे कब तक मिल जाएंगे? मैंने उनके मजाक को अनसुना करते हुए दादी की तरफ देखा। मैं बैंक को चेक तैयार करने के लिए कह दूंगी, दादी ने कहा, पर मैंने जवाब दिया कि मुझे बैंक ट्रांसफर चाहिए, चेक नहीं। चेक रुकवाए जा सकते हैं और मैं उन्हें अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं देना चाहता था। दादी ने मुझे गौर से देखा और फिर मान गई। ठीक है, कल दोपहर अपनी पहचान के कागजात लेकर ऑफिस आ जाना और एग्रीमेंट साइन कर देना। मैं बिना रुके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कल दोपहर मिलते हैं। पैसे मिलते ही मैं गायब हो जाऊंगा और दुआ करता हूं कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अगले दिन दोपहर को मैं वक्त पर लिन ग्रुप के ऑफिस पहुंच गया। उस समझौते की शर्तें बहुत सख्त थीं, जैसे मेरा मुलान का नाम लेने तक का हक छीन लिया गया हो। मैंने उसे ठीक से पढ़ा भी नहीं और सीधे अपने दस्तखत कर दिए। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मेरे खाते में 10 मिलियन जमा हो चुके थे। उन नंबरों को देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी। अब इस पल से मैं पूरी तरह आजाद था। मैं लिन ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर आया और टैक्सी लेकर अपने उस छोटे से बेसमेंट वाले कमरे में लौट आया। इस जगह में मेरे पिछले जन्म की सारी मेहनत और सारा दर्द बसा था। कोने में रद्दी कागजों का एक ढेर लगा हुआ था। मैंने लिन मुआन के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे। मेज पर रखा वो टूटा हुआ सस्ता कांच का गिलास एक फेरी वाले का तोहफा था जब मैंने अपने पिता की इकलौती पुरानी घड़ी गिरवी रखकर उसे जुकाम की दवा के पैसे दिए थे। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिन मुआन वापस अपने परिवार के पास गई थी तब वो अपने साथ इस गिलास के अलावा और कुछ नहीं ले गई थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था कि ये हमारी साथ बिताई मुश्किलों की इकलौती निशानी है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस गिलास को सिर्फ इसलिए ले गई थी ताकि जी बाई यंग की हमदर्दी पाने के लिए उसे दिखा सके कि उसने समाज के निचले स्तर पर कितने जुल्म सहे हैं। आखिर में उस कप को जी बाई यंग ने मेरे सामने ही बड़ी बेपरवाही से चकनाचूर कर दिया था। मैंने उस गिलास को उठाया, कूड़ेदान के पास गया और उसे एक जोरदार आवाज के साथ छोड़ दिया। कांच के टुकड़े फर्श पर हर तरफ बिखर गए थे। कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। ठीक तभी उस किराए के कमरे का खस्ताहाल लोहे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। लिन मुआन अपनी नाक ढके हुए नफरत भरी नजरों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। जी बाई यंग उसके पीछे चला आ रहा था। उसने एक साफ सफेद रुमाल पकड़ा हुआ था और खुद को हवा करने का नाटक कर रहा था। तुम सच में ऐसी घिनौनी जगह पर छिपे हुए थे। उबड़ खाबड़ सीमेंट के फर्श पर लिन मुआन की हाई हील्स की चुभने वाली आवाज गूंज रही थी। ये बदबू तो किसी गंदे नाले से भी ज्यादा घिनौनी है। जी बाई यंग ने हल्के से माथे पर बल डाला और उसका अंदाज घमंड से भरा हुआ था। वार्नर, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी जगह पर मत आया करो। इस माहौल में अगर तुम एक सेकंड भी और रुकी तो तुम्हें भयंकर इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने ऊपर देखे बिना ही अपने कुछ फटे पुराने कपड़ों को समेटना जारी रखा। मिस लिन, आप जैसी महान हस्ती का यहाँ आगमन कैसे हुआ? यहाँ किस लिए आई हैं आप? हमारा लेन देन तो कब का खत्म हो चुका है।
लिन मुआन अंदर आई और उसकी नजरें उस छोटे से कमरे के चारों ओर घूमने लगी। जब उसने कूड़ेदान में कांच के टुकड़े देखे तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। गुची, तुमने वो कब तोड़ दिया? उसने कूड़ेदान की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज काफी तीखी और कड़वी थी। मैंने अपने कपड़े अपने पुराने कैनवस बैग में ठूंस दिए और जिप बंद कर दी। ये बस एक टूटा हुआ कप है, ये बेकार में जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। तुम्हें पता ही क्या है? लिन मुआन ने बिना सोचे समझे पलटवार करना चाहा, लेकिन फिर अचानक रुक गई। उसने अपने पास खड़े जी बाई यंग की ओर देखा और अपनी बात वहीं दबा ली। वो जी बाई यंग के सामने अतीत से जुड़ा अपना कोई भी लगाव जाहिर नहीं कर सकती। जी बाई यंग ने लिन मुआन के बदलते भावों को गौर से भांप लिया था। वो आगे बढ़ा और अपने पैर से जमीन पर पड़े टूटे कांच को कुरेदने लगा। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मिस्टर गू वॉर्नर बहुत जज्बाती लड़की है, चाहे वो कूड़ा ही क्यों न हो, उसे उसमें भी कोई मतलब मिल ही जाता है। तुम उसे इतनी बेरहमी से कैसे तोड़ सकते हो? तुम वाकई बहुत बेमुरवत इंसान हो। उसने लंबी सांस ली, अपने बटुए से 100 येन का नोट निकाला और उसे किसी भिखारी को भीख देने की तरह मेरे पैरों के पास फेंक दिया। 100 येन में तुम इन सस्ते और घटिया खिलौनों की एक पूरी टोकरी खरीद सकते हो। इसे वॉर्नर की तरफ से मुआवजा समझकर रख लो। अपने चेहरे पर यह पत्थर जैसा भाव मत बनाओ। वो उड़ता हुआ नोट मेरे कैनवस बैग पर जा गिरा। मैंने अपना काम रोका, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और जी बाई यंग की तरफ बर्फीली नजरों से देखा। यंग मास्टर जी, आपका पैसा बहुत गंदा है, मुझे इससे घिन आती है। जी बाई यंग का चेहरा तुरंत गुस्से से तमतमा उठा। गुची, अपनी किस्मत को हद से ज्यादा मत आजमाओ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ 10 मिलियन होने से तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? मेरी नजरों में तुम अभी भी एक मामूली कीड़े हो जिसे सिर्फ अपनी पूंछ हिलाना आता है। लिन मुआन तुरंत जी बाई यंग के बचाव में खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। गुची, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? बाई यंग ने मेहरबानी करके तुम्हें पैसे दिए और तुम उसे ही बुरा भला कह रहे हो। अभी पैसे उठाओ और बाई यंग से माफी मांगो। उसका ये खुद को सही समझने वाला तरफदारी भरा बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी पिछली जिंदगी में था। मैं तिरस्कार से मुस्कुराया, अपना पैर उठाया और सीधे उस 100 येन के नोट पर रखकर उसे जोर से कुचल दिया। माफी मांगू? क्या वो इसके लायक भी है? लिन मुआन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती है? मैं अंधा था इसलिए तुम्हारे नखरे उठाता था। अब मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत इस कूड़ेदान में पड़े कांच के एक टुकड़े जितनी भी नहीं है। लिन मुआन की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि गुची, जो कभी उसकी हर बात मानता था, उसकी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से कांप रही थी और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो दर्द से करा उठी। मिस लिन, अपना ये घमंडी चेहरा मेरे सामने से हटा लीजिए। मैंने झटके से उसका हाथ अपनी तरफ से हटा दिया। अपने इस पालतू कुत्ते को लो और मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस बुलाने और तुम पर जबरन घर में घुसने का इल्जाम लगाने में कोई परवाह नहीं होगी। ये देखकर जी बाई यंग तुरंत लिन मुआन को संभालने के लिए लपका और मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला, गुची, तुम बस इंतजार करो। जिंगझो में अगर तुमने मुझ जी बाई यंग को नाराज किया है तो मेरे पास तुम्हें तड़पाने के 100 तरीके हैं। मैंने अपना कैनवस बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर लटका कर बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा तैयार हूँ, बस डर इस बात का है कि तुम में इतनी काबिलियत ही नहीं है। मैं उन दोनों को वहीं पीछे छोड़ते हुए उस किराए के कमरे से बाहर निकल गया। गुची, तुम इतने बदतमीज और निर्दयी कैसे हो गए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे पीछे से लिन मुआन की झुंझलाई हुई आवाज आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। किराए का कमरा छोड़ने के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट के पास वाले एक साधारण होटल में चला गया। मेरी फ्लाइट आज से ठीक 6 दिन बाद की थी। मुझे बस कुछ दिन शांति से इंतजार करना था। हालांकि लिन परिवार का मुझे इतनी आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। तीसरे दिन की शाम को मेरे दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। काले सूट पहने 2 बॉडीगार्ड हाथ में एक सस्ता सूट लिए बाहर खड़े थे। मिस्टर गू, पुरानी मालकिन का हुक्म है कि आपको लिन परिवार के कार्यक्रम में शामिल होना ही होगा। आज रात परिवार की तरफ रखे गए शुक्रिया भोज में आपका आना जरूरी है। बॉडीगार्ड का लहजा बहुत सख्त था और उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने माथे पर बल डाला, समझौता साइन हो चुका है और मुझे पैसे भी मिल गए हैं। किसी शुक्रिया भोज में शामिल होने की मेरी कोई मजबूरी नहीं। बॉडीगार्ड तिरस्कार से मुस्कुराया। मालकिन ने कहा है कि अगर आप नहीं गए तो उनके पास उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं जहां आप काम करते थे। मैंने सुना है कि वहां के लोग आपका बहुत ख्याल रखते थे। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मिसेज लिन अब मासूम लोगों के जरिए मुझे धमका रही हैं।
मेरी पिछली जिंदगी में उस ठेकेदार ने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे कुछ 100 येन उधार दिए थे। भले ही मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन मैं अपने मददगार को मुसीबत में नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने वो सूट लिया और उनके सामने ही उसे पहन लिया। वो सूट जाहिर तौर पर 2 साइज छोटा था, उसका कपड़ा खुरदरा था और मैं उसमें एक मजाकिया जोकर जैसा लग रहा था। लिन परिवार जानबूझकर मुझे उस दावत में शर्मिंदा करना चाहता है ताकि जी बाई यंग की महानता को उभारा जा सके। रात के ठीक 8 बजे मुझे बॉडीगार्ड्स की निगरानी में दावत में ले जाया गया। ये जिंगझोउ के सबसे आलीशान होटल का हॉल था। वो शानदार हॉल सजी धजी औरतों और चमकते रेशमी लिबासों से भरा हुआ था। अंदर कदम रखते ही सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। ये कौन है? इतने घटिया कपड़ों में ये अंदर कैसे आ गया? सुना है इसी ने लिन परिवार की बड़ी बेटी की जान बचाई थी। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई मेढक हंस का मांस खाने का ख्वाब देख रहा हो। इसे तो अपनी औकात का अंदाजा तक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी शाओ के मुकाबले तो इसकी और उनकी दुनिया ही अलग है। ये कड़वे ताने बिना किसी रोक टोक के मेरे कानों में पड़ रहे थे। मैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप कोने में रखे सोफे की तरफ चल दिया। मैं वहां बैठ गया और मेज से पानी का एक गिलास उठा लिया। कुछ ही देर बाद भीड़ में एक जोरदार हलचल मच गई। लिन मुआन जी बाई यंग के हाथ में हाथ डाले किसी सितारे की तरह बाहर आई। लिन मुआन नीले रंग के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी और जी बाई यंग ने एक बेहतरीन टक्सीडो पहना था जिस पर कीमती ब्रोच लगा था। वे दोनों साथ खड़े होकर वाकई एक बेहतरीन जोड़ी लग रहे थे। स्टेज पर खड़ी होकर पुरानी मिसेज लिन ने मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरी पोती वॉर्नर के इस शुक्रिया भोज में आप सभी का स्वागत है। वॉर्नर कई दिनों तक हम सबसे दूर रही थी। जी परिवार के छोटे वारिस जी बाई यंग की बड़ी मदद की बदौलत ही वो सुरक्षित वापस लौट पाई है। बाई यंग बहुत ही वफादार और नेक इंसान है। लिन परिवार उसका हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेगा। मैं कोने में बैठा उस बूढ़ी औरत की झूठी बातें सुनता रहा। मिसेज लिन की उन बातों को सुनकर मुझे लगभग हंसी ही आ गई थी। वो मैं ही था जिसने लिन मुआन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। सारा श्रेय जी बाई यांग ले गया, जबकि मैं असली रक्षक अपना नाम तक सुनने लायक नहीं समझा गया। तभी जी बाई यांग रेड वाइन के 2 गिलास लिए सीधे मेरी ओर चला आया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उसकी आवाज न ज्यादा तेज थी न ही धीमी, बस इतनी कि आसपास के लोग उसे सुन सके। मिस्टर गू, यहाँ बिल्कुल अकेले बैठना कितना उबाऊ है। लीजिए, मैं आपके सम्मान में जाम पीना चाहता हूँ। उसने मेरी ओर रेड वाइन का गिलास बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया। मैं नहीं पीता। जी बाई यांग की आंखों में पल भर के लिए नफरत की चमक दिखाई दी, मगर फिर भी उसने मासूम होने का नाटक किया। मिस्टर गू, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं या उस दिन कमरे में जो हुआ उसके लिए अब भी नाराज हैं? मैं जानता हूं कि वार्नर ने मुझे चुना इसलिए आप जल रहे हैं, पर भावनाओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उसने जानबूझकर आवाज ऊंची की और आसपास के मेहमान बातें छोड़कर यहाँ देखने लगे। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम वाकई मेरी जलन के लायक भी हो? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। जी बाई यांग अचानक एक कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा गया। उसके हाथ का रेड वाइन वाला गिलास सीधे उसके सीने पर जा गिरा। ओह! जी बाई यांग जोर से चिल्लाया और नाटक करते हुए पीछे की तरफ जमीन पर गिर गया। गहरी लाल वाइन ने उसकी महंगी सफेद शर्ट पर तुरंत दाग लगा दिया और पूरे कमरे में खलबली मच गई। लिन मावान भीड़ को चीरते हुए पागलों की तरह भागकर वहां पहुंची। बाई यांग, क्या तुम ठीक हो? उसने दुखी होकर जी बाई यांग को उठाया और जल्दी जल्दी टिश्यू से उसे पोंछने लगी। जी बाई यांग की आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वार्नर, मैं ठीक हूँ। मिस्टर गू का मूड शायद खराब था। उन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। उसकी चालाकी भरी बातों ने लिन मावान के गुस्से में आग में घी का काम किया। लिन मावान ने झटके से सिर घुमाया और गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरने लगी। वो दौड़कर मेरे पास आई और अपना हाथ मुझे थप्पड़ मारने के लिए उठाया। मैंने हल्का सा सिर झुकाया और बड़ी आसानी से उसका थप्पड़ बच गया। गूचे, तुम नीच और कंगाल इंसान। लिन मावान ने गुस्से में मेरी ओर उंगली उठाई। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कान के पर्दे फाड़ सकते। बाई यांग ने तुम्हें प्यार से ड्रिंक दी और तुमने उसे धक्का देने की हिम्मत की। तुम अभी के अभी घुटने टेको और बाई यांग से माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आसपास के मेहमान भी मेरी बुराई करने लगे। कितना बदतमीज और जाहिल है। लिन परिवार ने ऐसे घटिया इंसान को दावत में कैसे बुला लिया? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। सबकी आंखों में मत चुभो। मैं वहीं खड़ा रहा, इन अमीर कहलाने वाले लोगों को ठंडी नजरों से देखते हुए। अगर मैं कहूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा तो माफी नहीं मांगोगे? गूचे,
क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है? लिन मावान की आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत भरी थी, मानो वो किसी गंदी और घिनौनी चीज को देख रही हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मेरी तरफ इशारा करती उसकी उंगली कांप रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस समाज में जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने वो 10 मिलियन लिए हैं? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कुचलना एक चींटी को मारने से भी आसान है। जी बाय यांग लिन मावान के सीने से लग गया और अपनी घिनौनी एक्टिंग जारी रखी। उसने धीरे से लिन मावान का स्कर्ट खींचा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे वो कभी भी बेहोश हो जाएगा। वार्नर, रहने दो। मिस्टर गू शायद अपनी गरीबी की वजह से खुद को कमतर महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैं बस अपने कपड़े बदल लूंगा। मेरी वजह से सबका मजाक खराब मत करो। वो जितना ज्यादा ऐसा कहता, लिन मावान को उतना ही लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है और मेरे लिए उसकी नफरत और भी बढ़ती गई। नहीं, आज उसे घुटने टेक कर और नाक रगड़कर तुमसे माफी मांगनी ही होगी। तभी बूढ़ी मिसेज लिन बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आई। उनका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ में चंदन की माला उनके कसने से आवाज कर रही थी। बूचे, लिन परिवार तुम्हें इज्जत दे रहा है, नमक हराम मत बनो। बुढ़िया की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अटल दबाव था। अगर तुमने आज घुटने टेक कर इस मामले को खत्म नहीं किया तो मैं किसी भी वक्त बैंक से तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ। इतना ही नहीं, मैं यह तय करूंगी कि तुम जिंगझोउ क्या पूरे देश में कहीं भी रोटी न कमा सको। जैसे ही बुढ़िया ने बात खत्म की, काले कपड़ों में 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया और एक कोने में फंसा दिया। आसपास के मेहमान पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में एक अच्छा तमाशा देखने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। इस वक्त दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। सबको लगा कि मैं समाज के सबसे निचले तबके का एक गरीब इंसान लिन परिवार की ताकत के आगे घुटने टेक कर रहम की भीख मांगूंगा। लिन मावान का वो घमंडी चेहरा, जी बाय यांग की नफरत भरी आंखें और बुढ़िया के तेवर देखकर मैं अचानक हंस पड़ा। उस सन्नाटे से भरे हॉल में मेरी हंसी बड़ी अजीब लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लिन मावान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरी हंसी से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपनी हंसी रोकी और धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। मैं तुम खुद को समझदार कहने वाले अमीर लोगों पर हंस रहा हूँ कि एक मामूली